अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 9 अगस्त और थोड़ा लेट हो चुका है, 10वीं लग चुकी है। सो बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग तबीयत की नासाज़ी थी जिसकी वजह से अर्ली रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन वीडियो लाजमी है। हर रोज़ एक वीडियो आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होगी। और गुज़िश्ता रोज़ के जो वीलॉग में मैंने जो ख़बरें आपके साथ शेयर की थी, जो फर्स्ट हैंड मेरी एक तो मुलाकात के भी हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और उसमें जो कुछ उन्होंने कहा वो तक भी आप तक पहुँचाया। और उसके साथ साथ ही इमरान खान साहब की जो सेहत से मुतालिक मुझे ज़राए के थ्रू जो चीज़ें पता चली थी वो आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ज़िम्मेदारी थी। और जो मुझे बातें इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और जो वो उस मूवमेंट हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो चीज़ें सामने आई थी, वो मैंने आप तक पहुँचाई। उसके बाद मुझे आज दिन भर में बड़ी मैसेजेस, कॉल्स, मैं सुबह उठी मेरे फ़ोन में जो है वो मिस्ड कॉल्स, मैसेजेस इतने मौजूद थे। और लोगों ने कहा कि जी आपकी कल की वीडियो ने एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है। लेकिन इमरान खान साहब की जो सेहत से मुतालिक जो उस वक़्त तूफ़ान बर्पा होना था और जो ना हो सका, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से जो 85% इम्पेयर्ड आँख पर जो है वो बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीडरशिप को कोई असर नहीं हुआ। सो अभी भी जो बीपी की फ्लक्चुएशन और जो अस्पताल मुंतकली की बात है, उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि इमरान खान साहब की एक तो बीपी से ही आँख पे भी इम्पैक्ट जो है वो नेचुरली पड़ता है, और जो उनका एक क्लॉट और जिस किस्म की जो उनकी कंडीशन रिपोर्ट हुई थी लास्ट टाइम भी, दैट वाज आल्सो ड्यू टू हाई बीपी, और उसकी वजह से उनकी आंख पे जो स्ट्रेन है जो पड़ रहा था और जो प्रेशर था जिसकी वजह से जो कुछ रिपोर्ट हो रहा था, वो आपके सामने है। बट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जी वो भी इजलास हुआ 9 अगस्त को ही, और 9 बजे रात को ये मीटिंग जो है वो शेड्यूल थी। बहुत सारे लोगों से मैंने रब्ता किया, और इसमें से मीटिंग से निकला क्या जी, एक तो ये भी बताऊँगी कि अमूमी तासुर क्या है इस कोर कमेटी और जो पॉलिटिकल कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो इतनी ये कमेटियाँ लंबी-चौड़ी, जिसमें 70-70 लोगों को डालकर जो है ये कमिटीज़ बना दी गई हैं, और जिसमें जो अच्छे लोग हैं वो उनको वहाँ निकाल दिया गया है। और बहरहाल लेकिन बाकी सारे इतनी लंबी-चौड़ी ये जो कमेटियाँ हैं उससे अमूमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही जो बात की जाती है वो ये है कि जी इससे निकलना कुछ भी नहीं है। ये एक डिबेटिंग क्लब है जिसमें लंबी-लंबी तकरीरें आके बोर करने के लिए की जाती हैं, फिर लड़ाई-झगड़ा होता है। उस हवाले से भी मैं ज़रा आपको बताऊँगी, इंटरेस्टिंग कुछ डिटेल्स हैं। बट लेकिन जो आज चीज़ें निकली क्या हैं इसमें से? निकली चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तो जो एमपीएज़ हैं वो कल ट्यूसडे को अदियाला जेल के बाहर जो है वो जाएँगे फॉर सॉलिडारिटी, और इमरान खान साहब की जो सेहत से मुतालिक वो एक दबाव क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। वहाँ पर मौजूद होंगे, फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद होंगे, सो उनसे इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। ये बहरहाल किसी मीटिंग से ये चीज़ निकलनी नहीं चाहिए थी। ये इनको खुद भी जो है ये पता होना चाहिए था कि इन्होंने हर ट्यूसडेज़ या थर्सडेज़ को उस मीटिंग वाले दिन वो प्रेशर कैसे बिल्डअप करना है, और अगर सारी की सारी वो जिस तरह बात की जाती है कि 75,000 अगर इनके ऑन पेपर ओहदेदारान हैं, तो वो अगर वो सारे 75,000 के करीब जो है वो निकल आएँ, तब भी एक बड़ा प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बट दूसरा डिसीजन ये था कि जी तमाम जो एमएनए सेनेटर्स हैं वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सुबह 10 बजे वो वहाँ पर पहुँचेंगे, और वो इसलिए पहुँचेंगे क्योंकि इमरान खान साहब की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केस है वो उसका डिसीजन कल मुतवक्के है। निकलना कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स वो सबको पता है अदालतों का जो हाल है, और वो भी हम ज़रा आएँगे क्योंकि आज के हमारे टॉपिक्स में जजेस अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक भी बात होगी, क्योंकि और मैं आज ज़रा टाइमर भी देख रही हूँ तो मैंने जल्दी-जल्दी वाइंड अप करना है। सदर ज़रदारी साहब समरी रोक के बैठे हुए हैं जी। वो मामला है क्या? सदर ज़रदारी साहब ने इतना सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है इस जजेस की अपॉइंटमेंट को लेके, कि इंसान सोचता है कि मतलब काश यही सदर ज़रदारी अवाम के जो हालत-ए-ज़ार है, अवाम की जो इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़, जो अवाम जिस तरह से महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस तरह अवाम जो है वो बोझ बर्दाश्त कर रही है, काश इस पे भी अवाम सदर से एक ये ऐसी कोई खबर आती कि सदर साहब ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। अवाम के ऊपर ये जो प्राइसेस की मद में जो बोझ डाला जा रहा है, सदर साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। अ, काश ये अवाम के लिए भी होता, मतलब ये जिस तरह से सदर साहब जो हैं वो अपने जजेस लाने के लिए इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे हुए हैं, इस पर भी मैं ज़रा खुल के बात करना चाहूँगी, क्योंकि 25 करोड़ अवाम जो है वो सदर साहब भी जानते हैं कि महंगाई के हाथों किस तरह से मार खा रहे हैं। तो हम सदर साहब के आज हवाले से आपको बताएँगे कि सदर साहब कर क्या रहे हैं, और सदर साहब जो हैं
वो इतना तो कोई क्यूटली ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इसी ऐसी चीज़ों की वजह से हम फिर देखते हैं कि हमारा मुल्क, जो सदर साहब का ही एक वो जो लाडला बच्चा कहते हैं ना कि उनका एक बरखुरदार है, वो जो अगले रोज़ कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब भी, तो बरखुरदार जब कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, तो सदर साहब की और ये जो कलेक्टिवली जो ये सारी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस है, इसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स ना हो तो फिर क्या हो। सो उस पे ज़रा मैं तसल्ली से बात करना चाहूँगी, लेकिन इसके साथ-साथ ही आपको ये भी बताएँ कि ये जो आपका आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शंस है 10 तारीख को, यानी कि अब जब ये मंडे शुरू हो चुका है, तो आज फाइनल राउंड होगा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का। वी ऑल नो कि होने क्या जा रहा है, सो उस पे भी बात होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सिर्फ कितनी सीट चाहिए वो आपको बताएंगे। 2/3 मेजॉरिटी तो ऑलरेडी उनके हाथ आती हुई नजर आ रही है, सो ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू सीट्स। सो उस पर ज़रा बात होगी लास्ट में। शुरू करते हैं जी सोहेल आफरीदी साहब की मीटिंग से भी मुतालिक। कोर कमेटी का मैंने आपको बता दिया है। कोर कमेटी के अच्छा कुछ काफ़ी लोगों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब मेरी बात हो रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी ये सिर्फ जो है उनके अपने चमचे जो हैं वो तकरीरें, लंबी लंबी तकरीरें जो है वो की जाती हैं ये कोर कमेटी के इजलास में। मतलब कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब हाल फिर पीटीआई का, इमरान खान साहब का सेहत से मुतालिक 3 साल तक जेल में पड़े रहना, अब इस किस्म के फिर हालात क्यों ना आप इमरान खान जैसे शख्स जो है वो देखें, जब उनकी पार्टी की बाहर संजीदगी का आलम ये हो कि पीटीआई के काफ़ी लीडर्स उस कोर कमेटी में शिरकत ही नहीं करते, और ये हमें बताया जा रहा है कि जी बहुत सारे लोग शिरकत नहीं करते, और जो शिरकत करते हैं वो अपनी वो चमचे होते हैं, वो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, और मीटिंग्स जो हैं वो फजूल होती हैं, और डिबेटिंग क्लब्स होती हैं, ज़्यादातर अनट्रस्टवर्दी लोग जो हैं वो इन कमेटीज़ का हिस्सा हैं, और निकलना कुछ भी नहीं है। सो फैसला वही होना है जो पहले करके आए होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है इन शॉर्ट के इन कमेटीज़ से कुछ नहीं निकलना, फैसला वही होगा। फैसला फिर आपको पता है कि किस तरह का डोसाइल और बिल्कुल नरम, हल्का-फुल्का, नाज़ुक-सा, इस किस्म के फैसले जो है जिनका कोई असर ना हो अगलों पर, उस किस्म के फैसले सामने आते हैं। चलें जी, 7 मिनट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि कल का जो मेरा वीलॉग था, उस पे क्यों मुझे कॉल्स और जो मैसेजेस जो आ रहे थे, और जी आपने ये दावा भी किया है, और कल की जो वीलॉग की बातें थी सोहेल आफरीदी साहब से मुतालिक, 20 लाख लोग वो कैसे लेकर आएंगे, और ये वो उस तरह करके। मैं एक और बात मेंशन करना चाहती थी, मैंने कल सोहेल आफरीदी साहब से कहा, मैंने कहा सोहेल आफरीदी साहब, ये जो एमल वली खान साहब हैं, वो कहते हैं सेनेटर है हेमल वली खान साहब, कैसे सेनेटर बने वो भी सबको पता है। तो मैंने सोहेल आफरीदी साहब से कहा कि क्योंकि हेमल वली साहब ने अभी चंद रोज़ पहले हमने अपने वीलॉग में ग़ालिबन ज़िक्र किया था, उन्होंने ट्वीट किया था इमरान खान साहब के नाम, सो बनाम इमरान खान, उन्होंने कहा था डियर इमरान खान, और पूरा लंबी चौड़ी एक तकरीर उन्होंने मारी थी। सो मैंने सोहेल आफरीदी साहब को कल के दिन में उनको मैंने ये कोट किया कि जी हेमल वली खान कहते हैं कि सियासत में इमरान खान साहब से ज़्यादा बदकिस्मत जो है वो कोई भी नहीं है, और चूंकि आपने कारकुनान को फिर एक नई उम्मीद दिला दी है 27 सितंबर के फॉर्म में, सो फिलहाल इमरान खान साहब तो 27 सितंबर तक एटलीस्ट जेल के अंदर हैं। तो सोहेल आफरीदी साहब ने ये सुन के आगे से कहा एमल वली नाजायज सेनेटर है। सोहेल आफरीदी साहब की आज भी इतवार के रोज मुलाकात हुई एंकर से, रिपोर्टर से, लाइक आई सेड कि जी वो कुछ लोगों से 1-on-1 मिले थे, और कुछ लोगों से वो कलेक्टिवली मिले। सो आज भी काफी सारे एंकर्स, रिपोर्टर्स जो है वो उनके साथ मुलाकात उनकी हुई। कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सलमान अकरम राजा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दोपहर में। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो जाहिर है आप प्रीटी मच प्रीएम्प्ट तो कर सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकलेगा जी। ट्यूसडे का डिसीजन जो है वो रिले होगा कि कल सब सॉलिडारिटी के लिए वो अडियाला जेल के बाहर पहुंचने की जो है वो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो ऐलान भी करेंगे, और बज़ाहिर तो वो कल इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो डिमांड्स हैं, जो सोहेल आफरीदी साहब ने भी कह दिया कि भाई रिहाई तो नहीं, लेकिन जो मुझे भी मुलाकात में उन्होंने कहा था कि रिहाई से बढ़ के केसेस सुनने, और जो ज़ाती मौलजीन जो हैं उनके पर्सनल डॉक्टर्स जो है और फैमिली तक एक्सेस उसको यकीनी बनाना है। असद कैसर साहब कहते हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ज़ेरे गर्दिश खबरें इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं और सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी हैं। हुकूमत फौरी तौर पर उनकी सेहत के हवाले से असल सूरत हाल अवाम के सामने लाए, और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मौलिज की मौजूदगी में उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराया जाए।
یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کو ان سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس بات پہ پریشان ہیں کہ مطلب اسد کیسر صاحب اتنے پیار سے کہتے ہیں یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، مطلب یہاں پر کون سا آئین، کون سا قانون؟ پاکستان میں اس وقت جس طرح سے نظام چل رہا ہے، اور نظام چل رہا ہے، نظام تو تباہ ہو چکا ہے، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو اب ہم ذرا بتاتے ہیں کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی سمری ہے، یہ زرداری صاحب نے کیوں روک کے رکھی ہوئی ہے ابھی تک؟ سو پیپلز پارٹی نے، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ججز ایک تو لگانے ہیں۔ اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ مطلب ججز کو پھر انسینٹیوائز کیا جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جی ہمارے ججز ہوں۔ اس پہ بھی آگے آئیں گے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمپوزیشن ہے، نیچرلی اس میں ایگزیکٹو جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، وہ ظاہر ہے وہ انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں on those who are on the side of judiciary. So وہاں پر تو آپ نے معاملہ دیکھا، لیکن ابھی زرداری صاحب جو ہے وہ بھی اڑ گئے ہیں، اور وہ اڑے ایسے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو اکوموڈیٹ کیے گئے، ان کے نمبرز تو اکوموڈیٹ نہیں کیے گئے، اور جو اور آئے ہیں ان کے حوالے سے یہ بولا جا رہا ہے کہ جی ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، اور سمری جو ہے اس لیے زرداری صاحب سائن نہیں کر رہے ہیں۔ سو زرداری صاحب نے ایک سٹرن جو پوزیشن لی ہوئی ہے، اور ناراض بھی ہو گئے ہیں۔ سو اب عدلیہ میں ججز کی جو سلیکشن ہے وہ بھی سیاسی بنیادوں پر ہونے لگی ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن میں لائک آئی سیڈ کہ بھئی وہاں تو نظر آ رہا تھا، اور ہمیں پتا تھا کہ حکومت اپنی اکثریت جو ہے وہ زیادہ رکھتی ہے، اور وہ انڈرمائن کریں گے دوز آن دا جوڈیشری سائڈ۔ سو اب معاملہ اس نہج تک آ گیا ہے کہ ہمارا جج ہو، ہمارا بندہ ہو، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر سمری سائن نہیں ہوگی۔ سو وہ جج جو سیاسی بنیادوں پر تعینات ہوگا، وہ انصاف کیا کرے گا، وہ کام کیا کرے گا، عدلیہ کہاں کھڑی ہوگی؟ ویسے عدلیہ کہاں کھڑی ہے وہ یہ تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں، جس قسم کی حالات اور جس قسم کے اقدامات لیے گئے، اس کے بعد آپ نے عدلیہ کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ تو سسٹم تو پہلے ہی کولیپس کر چکا ہے جناب۔ سسٹم کو تباہ کرنے کی جو بنیاد ہے وہ انہی سیاسی جماعتوں نے آپس کی اس بندر باٹ کہ تم اتنا لے لو، ہم اتنا رکھ لیتے ہیں، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، اس پورے معاملے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سسٹم نے تو اٹ واز باؤنڈ ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ کہ جہاں پر خود ہی سسٹم کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جی سسٹم ہیز کولیپس، اٹ ہیز گیون اپ۔ اور جس قسم کے ہمیں معاملات نظر آ رہے ہیں، یا ججز جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو ایک تاثر ہے کہ بھائی یہ فیصلے جو ہے وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں، یا سیاسی جماعتوں کی نمائندگی، یا پھر جو مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور تاثر یہی ہے کہ جی جو پیچھے سے کہا جاتا ہے وہی کچھ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پھر انصاف نام کی جو ہے اس ملک میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی باقی۔ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے، اس کا عوام کا اعتماد کس طرح سے ایروڈ ہوتا چلا گیا اینڈ وی کیپٹ سیئنگ کہ جی آپ کو وہ ٹرسٹ کو ری گین کرنے میں بھی اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم۔ سو بغیر اس کی پرواہ کیے آپ نے دیکھا کہ معاملات کو کس طرح سے چلایا گیا۔ سو اب اگر بہرحال نظر آ رہا ہے جو اتحادیوں کی لڑائی ہے وہ کشمیر سے ہوتی ہوئی، وہ فنڈ سے ہوتی ہوئی، وہ نہروں کے معاملے سے ہوتی ہوئی ججز کی تعیناتی تک آ گئی ہے، اور ججز کی جو یہ معاملہ ہے یہاں تک معاملات کو لے کر آ جانا، اٹ پریٹی مچ سیز اٹ آل کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ چل کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے انٹینٹ جو ہے وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بہت ٹرانسپیرنٹلی لوگوں آپ سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ سو نقصان اسی سسٹم کا ہے جو کولیپس شدہ ہے، اور اس سسٹم کا کوئی سر پیر نہیں ہے، مگر لڑائی اب اس نہج پہ چلی گئی ہے، اور ایک برابر ایک نئی نہج جس کو کنسیڈر کیجئے، ایک نئے لیول پہ چلی گئی ہے کہ جی ہمارے ججز کیوں نہیں اکوموڈیٹ ہوئے۔ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی یہ اس وقت لائن ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خالی جو الیکشنز کا رولا جو ہے وہ نہیں تھا، بلاول صاحب کے ذریعے جو دباؤ ڈلوایا گیا اس پورے الیکشن کی، آزاد کشمیر کے الیکشنز کی کیمپین میں، وہ اصل لڑائی وہ کوئی حکومت، کوئی آزاد کشمیر، کوئی عوامی یہ وہ کارکردگی بلا بلا کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ اصل دباؤ جو ہے وہ اس ججز کی تعیناتی سے متعلق ڈالا جا رہا تھا۔ سو اپنے ججز جو ہے وہ آپ نے اکوموڈیٹ کرنے تھے، سو وہ سب کچھ نظر آ گیا الٹیمیٹلی جب معاملات یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ سو جو الٹی گنتی دے رہے ہیں وہ خود ججز کے لیے الٹا حساب چلا رہے ہیں، مطلب آپ عالم دیکھیں اس ملک میں، اور آپ جو بن کے اپنے آپ کو پیش کیا جاتا ہے عوام کے آگے کہ بھائی ہم سے زیادہ درد جو ہے وہ آپ کا
कोई नहीं समझने वाला। सो अगर ये मामला बहरहाल सुलझता नहीं है तो हमें फिर तो नजर आ रहा है कि सदर जरदारी समरी पर दस्तखत नहीं करते और एक दफा फिर हुकूमत की जानिब से समरी भिजवाई जाएगी। उसके बाद होगा क्या जी, होगा ये कि हुकूमत को की जो अपनी इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल और आर्टिकल 175A की, वो ये है कि अगर उस समरी पर सदर साहब जो है उस समरी पर भी साइन नहीं करते, 10 रोज का वक्त होगा उनके पास, नहीं साइन होता तो फिर ऑटोमेटिकली ये अस्यूम हो जाएगा, किया जाएगा, ये फर्ज कर लिया जाएगा कि ये जो तकर्रुरी है वो अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। और फिर हुकूमत क्या करेगी कि जी इंस्टेड ऑफ के सदर साहब की तरफ से ये इनिशिएट होता, हुकूमत जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी। सो बहरहाल यहाँ से लड़ाई ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से लड़ाई में शिद्दत आ जाएगी, शिद्दत आ जाएगी मजीद। और इट विल अगेन बी अ वेरी बैड प्रेसिडेंट, जो कि नज़र आ रहा है कि एक सदर साहब जो है सदर मुमलिकत की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन के बगैर ही हमें नज़र आएगा कि जजेस जो है उनकी तैनाती एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, वो ही जजेस जो है वो अदलिया का हिस्सा बन जाएंगे। सो ये पूरा मामला है। और सदर जरदारी साहब, मतलब काश ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और काश ऐसा होता कि सदर जरदारी जो है वो इतना ही कोई जो सख्त और ज़बरदस्त किस्म का एक दो टोक मौक़िफ़ जो है वो अवामी इशूज़ पे ले लेते। वो 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से महंगाई के हाथों बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, सदर साहब कहते हैं बस बहुत हो गया जी, अवाम मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक सख्त पोजीशन ठान लेते। बिलावल साहब और सदर जरदारी साहब, उनके वालिद साहब या बिलावल साहब एटलीस्ट उनको बोल देते, मजदूर की उजरत के हवाले से जो है वो काश सदर जरदारी जो है एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते। काश कम आमदनी वाले जो ख़ानदान हैं, जो बच्चों की फ़ीस, किराया, बिजली, गैस के जो बिल्स हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े बिल्स, जो राशन के हवाले से जब उनको किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ता है अपनी सैलरी में से, हर माह एक किसी चीज़ को चुनना पड़ता है, या बच्चों को पढ़ा दें, या बच्चों के पेट पाल लें, या घर का किराया दे दें, या बिजली गैस के बिल्स भर लें। तो काश तो सदर जरदारी जो है वो उस मजबूर अवाम, उस मजबूर आम आदमी, उस मजबूर हमारा गरीब जो मुतवसत तबके का आने वाला जो फ़र्द है, उसके लिए जरदारी साहब इसी मौक़िफ़ पर जो है वो डट कर खड़े हो जाते। सो मौक़िफ़ जो उन्होंने इख्तियार किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़, वो सख्त तो ज़रूर है लेकिन वो सख्त इसलिए है क्योंकि उनको अपने जजेस चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।